बेटा रेस्पिरेशन हमको कंप्लीट करना था क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी। तो मेरा टॉपिक जो था रेस्पिरेशन का था, लास्ट टॉपिक में कंप्लीट कर लिया था। कुछ वॉल्यूम पढ़े थे जिसमें से आई यानी आपका एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, फिर था आपका ईवी था एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, और इन सब वॉल्यूम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो बेटा आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे आगे की प्रोसेस को, जिसे हम कहेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या कहेंगे बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहेंगे। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का कॉन्सेप्ट क्या था कि कहां से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ डिजीजेस के बारे में हमको पढ़ना था, जिसमें से पहला पॉइंट आपको देखना था अस्थमा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा डिजीजेस यानी डिसऑर्डर्स पढ़ना था हमको, डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो पहला डिसऑर्डर था वो था अस्थमा। दूसरा डिसऑर्डर क्या था? डिसऑर्डर था आपका एम्फाइजेमा। तीसरा क्या था बेटा? तीसरा था आपका ओआरडी। चौथा क्या था बेटा आपका? चौथा तो आपका था जो हमको पढ़ना था, वो पढ़ना था बेटा एनॉक्सिया। ठीक है, एनॉक्सिया पढ़ना था। फिर हाइपोक्सिया था, एनॉक्सिया। पांचवा था हाइपोक्सिया। ठीक है, ये कुछ आपको पढ़ना था डिसऑर्डर्स। ठीक है, नॉर्मल अगर बात करें बेटा, जो नॉर्मल अस्थमा जो प्रोसेस होती है वो एक डिजीज अगर हम फॉर्म ले, ना कि डिसऑर्डर फॉर्म ले, तो जो अस्थमा होता है बेटा वो होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। ठीक है, ये डिजीज की बात करें ना कि हम डिसऑर्डर्स की बात करें। तो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स जो है वो अस्थमा क्रिएट करता है, और अगर लॉन्ग टाइम तक रहता है तो डिसऑर्डर फॉर्म में चेंज हो जाता है। और होता क्या है कि जो हमारे लंग्स हैं बेटा, जो हमारे लंग्स हैं, यहाँ लंग्स में इनका स्प्रेड होना बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अगर हम बात करते हैं दूसरा आपका बात करें जैसे एनॉक्सिया। एनॉक्सिया क्या बेटा? तो एनॉक्सिया में आप देखेंगे कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो एनॉक्सिया है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और अब बात कर रहे हैं हम लोग जैसे हाइपोक्सिया करेंगे, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2। अब यहाँ पर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 की बात करेंगे या इनसफिशिएंसी की बात करेंगे, तो बात तो एक ही जैसे हाइपोक्सिया और एनॉक्सिया क्या कहेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ऐसे कुछ डिजीजेस थे जिनके बारे में हमें पढ़ना था। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कुछ और बात की, मतलब हाइपोक्सिया एनॉक्सिया हो गया। फिर हम बात करेंगे बेटा किसकी? फिर हम बात करेंगे एम्फाइसेमा की। एम्फाइसेमा क्या है बेटा? इट इज द क्रॉनिक डिसऑर्डर है बेटा। ये कैसा डिसऑर्डर है? रिड्यूस एल्वेओलर सरफेस, द एल्वेओलर सरफेस है ये इसको रिड्यूस कर, बात समझ। मतलब एम्फाइसेमा में क्या होगा? जो एल्वेओलर सरफेस है बेटा वो रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होने की वजह से जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये मोस्ट ऑफ द किसकी वजह से होता है? स्मोकिंग की वजह से, स्मोकिंग की वजह से होता है। फिर नेक्स्ट आता है ओआरडी। ये भी एक तरह का आपका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहलाता है। कैसा कहलाता है? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहलाता है। अब ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का सेंस क्या है बेटा? यहाँ पर यही है कि जो आजकल के लोग हैं ना, जो ह्यूमन है, ये कैसे कर रहे हैं कि ग्राइंडिंग है, स्टोन्स है, पत्थर है, ये सब चीजें पूरा पास आसपास देख रहे हैं। तो वहां की वजह से क्या होता है कि जो डस्ट डर्ट और सब डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, इनकी एक्यूमुलेशन कहाँ हो जाती है? लंग्स में बहुत ज्यादा हो जाती है, और जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है। क्या क्रिएट हो जाता है? इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाता है बेटा। जब इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाएगा तो हमारे लंग्स में फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड, वो फ्लूइड की परसेंटेज, जैसे अगर आप देखें कैसे, मान लीजिए लंग्स की वॉल है तो प्लूरल कैविटी होगी, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये आपके रिब्स है ना। तो अब ये रिब्स वॉल आ गई, तो यहाँ के बीच में आपको
जो कैविटी दिखाई दे रही है ये कैविटी इसे प्लूरल कैविटी क्या कहेंगे बेटा, प्लूरल कैविटी। तो ये प्लूरल कैविटी में जो लिक्विड होता है वो लिक्विड कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर आएगा। तो ये प्रोसेस होती है वार्ड, ठीक है। इसी को फॉर्म करते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्लियर। तो ये कुछ डिसऑर्डर है जिसमें से हमने आपके मोस्ट ऑफ द टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। अब हमारे कुछ बात थी जो इंपॉर्टेंट बात है जिन्हें आपको नोट करना जरूरी है, जैसे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, इसकी बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। यहां पे बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 क्या है और CO2 क्या है। अब आप देखेंगे जब O2 जो एब्जॉर्ब होती है एनवायरनमेंट से, वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, जहां पर हीमोग्लोबिन कंबाइन, क्या कंबाइन होता है, हीमोग्लोबिन। जो भी हीमोग्लोबिन है बेटा 97% आपको मैंने बताया था कि 97% ऑफ द मोस्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन कंटेन द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन एंड द रेस्ट 3% जो होगी वो प्लाज्मा होगी। इसे नोट कर लीजिए, बात समझ में आ गई। मतलब रेस्ट ऑफ द जो होगी वो प्लाज्मा के थ्रू होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट, अब ये दो चीज होगी, CO2 का बात करेंगे। अब CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा बेटा, तो आप ये देख लीजिए कि जो हीमोग्लोबिन है ये 23% कितना करेगा बेटा, 23%। या आप हीमोग्लोबिन कह लीजिए या इसको एक और फॉर्म ले लीजिए, आरबीसी फॉर्म ले लीजिए, ठीक है, आरबीसी 23%। अब प्लाज्मा कितना करेगा, प्लाज्मा करेगा 7%। अब सिंपल सी बात है, CO2 को 23% हीमोग्लोबिन यानी आपके आरबीसी कन्वे करिए, दूसरा है प्लाज्मा में 7%। अब सिंपल सी बात है, रेस्ट ऑफ द CO2 बच रही है, वो CO2 कितनी बची, 30% हो गई यानी 70%। उस 70% कौन करेगा, ये बाइकार्बोनेट फॉर्म, बाइकार्बोनेट। अच्छा बाइकार्बोनेट फॉर्म क्या होगा बेटा, बाइकार्बोनेट फॉर्म आप ऐसे समझ सकते हो कि सिंपल सी बात है कि O2 कहां से आएगी, एनवायरनमेंट से, कहां पर, एल्वेलाइन से, कहां पर, ब्लड में, फिर कहां पर, सेल में। अब सेल में क्या प्रोड्यूस हुआ, CO2, CO2 कहां जाएगा, अब CO2 सेल में ही आगे छोड़ दी जाएगी, यानी ये सेल में ही छोड़ दी जाएगी, यानी यही सेल में छोड़ दी जाएगी। तो सेल में जब जाएगी तो इन फॉर्म में जाएगी, सेल के पास ब्लड जाएगा तो ये सेल के साथ ब्लड है, ऐसे आरबीसी मान लीजिए, ये आरबीसी, क्लियर, ये आरबीसी। तो आरबीसी में आपको देखो 23% आरबीसी से कंबाइन होगी, 7% प्लाज्मा है यहाँ पर, प्लाज्मा से कनेक्ट होगी, और जो बचा हुआ 70% है वो बाइकार्बोनेट फॉर्म। कैसे, देखो बेटा इसका फॉर्म देखो, हीमोग्लोबिन जो बनाता है इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मूला क्या होगा बेटा इसका, HbO2, ये फॉर्मूला है ऑक्सीजन। और जो इसमें बनेगा बेटा वो बनेगा इसमें कार्बोनाइलोग्लोबिन, ठीक है। कौन सा ऑक्सीहीमोग्लोबिन हो गया और इसको कार्बोनाइलोग्लोबिन कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा ये जो आपका बाइकार्बोनेट बनेगा कैसे बनेगा, तो आप ये देख रहे हैं कि Hb का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर हम बात करें CO2 जैसे पानी के साथ कंबाइन हो तो ये बाइकार्बोनेट बनेगा H2CO2। ये बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ये जो होगा यहाँ पर रिएक्शन करेगा, कार्बोनाइलो का यहाँ पर फॉर्म होगा, ये होगा कार्बोनेट एनहाइड्रेट। यहाँ पर क्या काम करेगा, कार्बोनेट एनहाइड्रेट, कार्बोनेट एनहाइड्रेट, ये यहाँ पर काम करेगा। दूसरा फिर यहाँ पर फिर कार्बोनेट एनहाइड्रेट काम करेगा, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। अब यहाँ पर जो बनेगा बेटा तो ये आयनाइज्ड हो जाएगा, H प्लस और HCO3 माइनस, इसको बोलते हैं बाई कार्बोनेट आयन। तो अब ये जो बाई कार्बोनेट आयन है ये रहेगा किसमें,
ये रहेगा प्लाज्मा के ही अंदर, यानी ब्लड के ही अंदर, तभी तो ये आगे मूव करेगा। कहां से? अब सेल को छोड़ो, सेल से फिर कहां आएगा? जो ब्लड में कहां आएगा? लाइफ से, ब्लड लाइफ कहां छोड़ दिया जाएगा? क्लियर? तो अब लेकिन आगे के तीन रास्ते हो गए इसके, प्लाज्मा सेकेंडरी, 3 फॉर्म। तो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 मैंने कंप्लीट कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ इस चीज को आपको समझ में आ गया। आई होप मुझे लगता है कि आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? है ना? तो अब हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ जो आप करेंगे वो जो इसका फॉर्म होता है इसको कार्बन एनाहाइड्रेस क्या करना है, इसका नाम कार्बन एनाहाइड्रेस रिपोर्ट करता है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बेटा हम जो बात करेंगे, यानी हम काम करेंगे क्लोराइड शिफ्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है क्लोराइड शिफ्ट। देखो सिंपल सी बात है, हम लोग बात करते हैं कि हमारे बॉडी के लिए क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सिंपल सी बात करते हैं, वो बात करते हैं हम लोग कंज्यूम करते हैं क्लोराइड किस फॉर्म में? सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में और डिफरेंट फॉर्म में भी करते हैं। तो क्या ये सोडियम क्लोराइड होता है? ये सोडियम और क्लोराइड दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बेटा। तो हमारे जो मेन है कुछ आयन से, जैसे प्लस पोटेशियम आयन, सोडियम प्लस पोटेशियम आयन, क्लोरीन माइनस देन क्लोराइड आयन, ये कुछ फॉर्म है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे एक और भी बड़ा SC2 बाइकार्बोनेट आयन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये सब चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सी बात है, क्लोराइड शिफ्ट में हमें क्या पढ़ना है कि यही इसमें कुछ के बारे में पढ़ना है। तो नाम से क्लियर है क्लोराइड शिफ्ट। तो अगर हम क्लोराइड शिफ्ट की बात करें तो अब हम बात करते हैं मच मोर द बायो, आपका जो बाइकार्बोनेट है, इसके अलावा बाइकार्बोनेट के अलावा आरबीसीज जो है, आरबीसीज वो जो है Cl प्लाज्मा हमें लेके चलती है, यानी जो Cl है वो आरबीसी में तो जुड़ता ही है और साथ ही साथ प्लाज्मा में भी कंबाइन होता है। ठीक है, किस फॉर्म में? जैसे मैं बात करूं KSCO3 या पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, जब ये क्लोराइड से आयन से रिएक्ट करता है तो सोचो क्या बनेगा? क्लोराइड Fe प्लस और Sc3 माइनस का बनेगा, P प्लस Sc कंबाइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा KCl प्लस और ये बन जाएगा H2CO3 या SCO3 ही अलग फॉर्म में है। मान समझ में आई कि यानी अगर इसको उल्टा करके भी पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं कि इसे कंबाइन होगा तो एक SCO3 बनाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं बेटा क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी तरीके से बेटा सोडियम भी होता है। सोडियम में शिफ्टिंग कैसे करेगा? जैसे हम बात करें NaSCO3 प्लस NaSCO3 वाला बात करें तो अगर हम बोलेंगे ये तो एक पूरा कंपाउंड हो गया ना, तो कंपाउंड बनेगा कैसे? ये बनेगा जैसे प्लस HCO3 माइनस है, तो ये HCO3 माइनस कह सकते हैं। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो NaSCO3 बन जाएगा। तो अब आप कह सकते हो कि ये रिवर्सिबल है, बिल्कुल रिवर्सिबल प्रोसेस है बेटा। क्यों? क्योंकि इससे ये भी बन सकता है और इससे ये भी बन सकता है। और इसी तरह से क्लोराइड शिफ्ट हमने एग्जांपल जरूर लिया कि क्लोराइड की बात की, या सोडियम शिफ्ट भी कह सकते हैं हम, ये सोडियम शिफ्ट हो गया। क्लियर? तो ये दो पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आता है इसका यूजेस क्या है, व्हाई दिस प्रोसेस हैपेंस। तो सिंपल सी बात है, जब ये आयन ट्रांसफर होंगे तो एक इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस क्रिएट होगा, मेंटेन क्रिएट होगा, यानी इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। मीन सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए यहाँ एक पोटेशियम है और यहाँ पर सोडियम आयन है और पोटेशियम अंदर आ रहा है तो सोडियम बाहर आ जाएगा। इससे क्या मेंटेन होगा? इससे इलेक्ट्रिक क्रिएट हो जाएगा और क्या होगा? एक न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। देखिए इससे एक और फायदा क्या होगा, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, यानी इसका pH भी मेंटेन रहेगा। कैसे पीएच रहेगा? भाई सिंपल सी बात, हम जानते हैं पीएच की वैल्यू क्या होती है, वो आयंस पर डिपेंड करती है। तो जितने भी H+ आयन होंगे वो सब एसिडिटी को शो करेंगे और जितने OH- होंगे वो बेसिसिटी को शो करेंगे। तो इस तरीके से इसका जो पीएच मेंटेन भी इसी तरह करता है ब्लड का। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारा PO2 और PCO2 है वो लो एल्वेलाई रेजिस्टेंस से हम कह सकते हैं ऐसे बनता है। यानी सिंपल सी बात है यार, कैसे? जैसे मान लो ये आपका CO2 है, PCO2 और यहाँ पर PO2 है। अब ये PO2 आपका एनवायरनमेंट है और ये आपका है। अब यहाँ पर चेंज हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किस फॉर्म में चीजें बढ़ेंगी, कहीं ना कहीं आयन फॉर्म में तो बढ़ेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई यहाँ पर, इसको भी नोट कर लीजिए भाई। और लस और आपका जो है इस फॉस्फोराइड शिफ्ट को एक दूसरा नाम दिया गया है जिसे हम बर्गर्स फिनोमेनन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम बर्गर्स फिनोमेनन। इसको नोट कर लीजिए आप लोग कि क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है। मैंने बताया जैसे KCl प्लस Cl और इससे ट्रांसफर होगा आयंस। क्लियर? तो मुझे लगता है आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। चलो इसको भी नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बेटा हमको क्या करना है बेटा, इसके बाद कुछ चीजें हमें ध्यान देना है कि रिस्पायरेशन में और क्या हमको चाहिए। हमें बेटा इससे पहले हम लोगों ने इससे सारी चीजें पढ़ी। क्या पढ़ी? हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 पढ़ा, फिर हमने ऑक्सीजनेशन पढ़ा, डीऑक्सीजनेशन पढ़ा, आपके मूवमेंट देखा है गैसेस का, डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखी बेटा। ये भी देखा कि O2 और CO2 कैसे जाएगा, और फिर हमने हम्बर्जर पढ़ा, फिर रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन की बात। मतलब नेक्स्ट पॉइंट अपना देखें, रेगुलेशन, इसको बहुत ध्यान से याद रखिए, रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन मतलब क्या है? इसका मीन्स ये है कि अगर हम कुछ देखें, जैसे हम ब्रेन को देखें, सोचो ब्रेन आपका, है ना? ब्रेन ऐसा ही होगा। अब आप लोगों के साथ नहीं, ऐसा ब्रेन नहीं होगा, होगा भाई, देखो अजीब का पूरे ब्रेन है। ठीक है, तो आप ब्रेन में देखोगे ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट। नॉर्मल अगर हम बात करें 3 पार्ट में डिवाइड है ब्रेन आपका, फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हाइंड ब्रेन। ठीक है, मतलब फोर मिड और हाइंड मिड। तो सिंपल सी बात है, 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए, फोर मिड और हाइंड में डिवाइड कर लिया, फोर मिड और हाइंड में डिवाइड कर लिया, और फोर मिड और हाइंड से देखेंगे इसका क्या पार्ट है, 3 पार्ट। मेरी अभी आपसे दो, पहला पहला हो जाएगा आपका ऑल्फैक्टरी लोब। ये क्या होता है? ये जो आपके टो दिख रहा है ना यहाँ पर, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, अगर आप ब्रेन को इंटरनली देख रहे हो, आउटग्रोथ ऑफ द ब्रेन, ये आउट ऑफ द ग्रोथ ऑफ ब्रेन है, इसे हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर स्मेल, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर स्मेलिंग। यानी किसके लिए रिस्पांसिबल है बेटा? स्मेलिंग के लिए रिस्पांसिबल। फिर दूसरा आता है आपका डायसिफ्लॉन। अब डायसिफ्लॉन मतलब ऑल्फैक्टरी लोब के जस्ट पीछे वाला नंबर 2 में यहाँ पर आप देखोगे उसे डायसिफ्लॉन कहेंगे। और डायसिफ्लॉन में 2 पार्ट होते हैं, थैलेमस और एपिथैलेमस। मतलब थैलेमस आप देखोगे, मान लीजिए पार्ट है थैलेमस का, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे एपिथैलेमस कहेंगे, और जो नीचे वाला पार्ट है इसे हाइपोथैलेमस कहेंगे। एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस, और मिडिल वाला पार्ट होता है थैलेमस। ठीक है, तो आपका ये पार्ट हो गया एपिथैलेमस और थैलेमस। अब बात करते हैं ये दोनों पार्ट कंबाइन होकर के कुछ हमारे चीजों को रिस्पांसिबल है, जैसे एंगर, हर्स्ट, hungry, aggression, love, different, care, fear, ये जो मिलकर के हमारे किसके लिए रिस्पांसिबल है? डायसिफ्लॉन और थैलेमस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी,
इट इज अ जंक्शन, कह सकते हो आप जंक्शन की तरह रिएक्ट करता है, क्या कह सकते हो ब्रिज की तरह वो काम करता है। किसके बीच में? ये बीच में फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को अलग तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, देख लीजिए आप याद रखिए। पी सी, पी स्टैंड फॉर पॉन्स, इसके ठीक है, दूसरा है, यहाँ पे एक पार्ट छोड़ दिया बेटा, इसको बोलते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम यहाँ पर सेरेब्रम, और ये हो जाएगा मेडुला। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर सेरेब्रम की बात, तो बेटा जो हम लोग सीखते हैं ना, याद करते हैं, विजुअल की बात करते हैं, विजन की बात करते हैं, मेमोरी की बात करते हैं, लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है, ये चीजें सेरेब्रम पर डिपेंड करती है। मतलब अगर आप मुझे देख रहे हो, मेरे विजुअलाइजेशन क्रिएट कर रहे हो, तो बोर्ड को देख रहे हो, तो विजुअलाइजेशन, हियरिंग, मेमोरी, लर्निंग, ये सब चीजें किस पर डिपेंड करती है? सेरेब्रम पर। यानी ये सब सेरेब्रम आपका पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब तक मैं हट जाता हूं बेटा। चलिए ठीक है, ले लिया बेटा, ठीक है, तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अब आता है नेक्स्ट आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का मतलब पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला। तो सिंपल सी बात है, पॉन्स क्या है बेटा? पॉन्स एक कनेक्शन है, ये कनेक्शन किसके बीच में? मिड ब्रेन और सेरिबेलम। फिर आपका सेरिबेलम और मेडुला। सेरिबेलम और मेडुला का आप कैसे समझोगे? जैसे मान लीजिए आपका ये ब्रेन था, ये, तो ये आपका ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये आपका कहलाएगा सेरिबेलम, और नीचे ये जो पार्ट रहेगा, ये कहलाएगा, ये कहलाएगा मेडुला, और ये कहलाएगा सेरिबेलम। ये पीछे वाला, ये पीछे, ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे पीछे वाला जो पार्ट होगा उसे हम सेरिबेलम कहेंगे बेटा, और ये जो आगे रहेगा उसे हम मेडुला कहेंगे। ठीक है, तो सेरिबेलम अगर हम बात करते हैं और मेडुला की बात करते हैं, ये मेडुला हमारा बेटा, जैसे हम लोग करते हैं ना रीजनिंग, आपके पुरानी चीजें याद रखना, या एक साइड में चलना, या मेंटर की बात करें, यानी कोऑर्डिनेशन, लाइन में चलना, ठीक है, लाइन वॉकिंग। अगर हम मैं करूं आपको एक लाइन में चलना है, यानी अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है, तो ये डिपेंड करता है मेंटल पे, और सेरिबेलम करता है स्टोर मेमोरी। स्टोर मेमोरी यानी अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो स्टोर करेगा। जैसे आप कह सकते हैं सेकंड ब्रेन भी कह सकते हैं, ये आपका सेरिबेलम। क्लियर? तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन हो गए, इन्हें आप समझ लीजिए, और इन्हीं से आप देखेंगे कि ये हमारे किस पर डिपेंड करते हैं? ये हमारे रेस्पिरेशन पे भी डिपेंड करते हैं, यानी रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करते हैं। अब इन्हीं में से देखने की कोशिश करें। जैसे पहले पहले देखिए बेटा, ब्रीदिंग सेंटर जो है हमारा, ब्रीदिंग सेंटर, ब्रीदिंग सेंटर यानी पहला पॉइंट हम कहेंगे यहाँ पर ब्रीदिंग सेंटर। ब्रीदिंग सेंटर कॉन्सेप्ट क्या बेटा? ब्रीदिंग सेंटर कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि जो हमारी रिदमिक आपका रिदम होता है ना, सांस लेना सांस छोड़ना, ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल ये भैया, अगर आप ले रहे हो और छोड़ रहे हो, एक कोऑर्डिनेट कर रहे हो किसी चीज पे, तो किस पर डिपेंड किया जाता है बताओ? कोऑर्डिनेशन किसने बताया था? मेडुला ने बताया था, मेडुला ने बताया था ना बेटा। तो अब याद रखो कि जो आपका ब्रीदिंग, आपका ब्रीदिंग जो आपका सेंटर है, वो या रेस्पिरेटरी रिदम है, ये किस पर डिपेंड करता है? मेडुला, किस पर डिपेंड करता है? अब चीजें क्लियर होने लगी, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि भाई, अब हम बात कर रहे हैं कि जो आपका मॉडरेट होता है फंक्शन रिदम का, देखो रिदम जो मॉडरेट हो रही है, वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है बेटा कौन सी पर। मतलब मॉडरेट का सेंस कहता है यार, दौड़ोगे, भागोगे, चलोगे, बैठोगे, उठोगे, कूदोगे, ये सब करोगे ना एक्टिविटी, जब एक्टिविटी करोगे तो आपकी बॉडी में चीजें बढ़ेंगी और घटेंगी, कम होंगी, ज्यादा होंगी। आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, आपके रिदम ज्यादा होना चाहिए, रिदम कम होना चाहिए, डिपेंड करता है आपकी फिजिकल एक्टिविटी। ये कौन कंट्रोल करेगा? ये पॉन्स करेगा, ये पॉन्स। कई जगह आपको पॉन्स मिलाई देखने को भी मिलेगा वर्ड, लेकिन पॉन्स इज द राइट वर्ड, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है?
बेटा तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो ये होगा आपका कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया मैं यहाँ पर सिर्फ वर्ड यूज कर रहा हूँ, कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया का सेंस क्या है? देखो कीमोसेंसिटिव एरिया का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा जगह है जहां पर केमिकल्स का एडजस्टमेंट हुआ है। मतलब केमिकल एडजस्टमेंट समझ सकते हो कैसे कि भाई सिंपल सी बात है कि हमारी सांस लेना और छोड़ना किसी न किसी पर डिपेंडेंट है। अब बोलोगे सर किस पर? अगर सोच लो कि हमारी बॉडी में CO2 बढ़ रही है तो हमें सांस लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि CO2 को हमें हटाना है और O2 को लेना है। तो कहीं ना कहीं हमें कीमोसेंसिटिव एरिया भी चाहिए। तो जो कीमोसेंसिटिव एरिया है वहां पर मोस्टली आपका रेजोनेंस जो होगा वो कहां पर होगा? सोचो कि आप एक ऐसा जगह है कि रिसेप्टर्स है जहां पर जैसे आयोटिक आर्च कह सकते हैं। आयोटिक आर्च क्या होगा भाई समझ लो। आयोटिक आर्च कैसे कि जो ब्रेन से हमारी आयोटा जुड़ी होती है ना, ठीक है, तो उस पर डिपेंड है। तो कुछ बातें थी तो हमने बात कर लिया। फिर हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, जैसे हम कहते हैं वॉलंटरी रिस्पायरेशन सिस्टम। वॉलंटरी मतलब जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। वॉलंटरी मतलब आप छोड़ रहे ले रहे हैं, तो वॉलेंट्री है और एक इनवॉलेंट्री है। तो जो वॉलेंट्री है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो कंट्रोल करने वाला पार्ट क्या होगा? सोचो भाई, मैंने बताया था कि आप कंट्रोलिंग को देखो कहीं पे लिखा होगा कहीं ये लिखा है सेरेब्रम। यानी आप विजन को कंट्रोल करोगे ना, तो कंट्रोल यानी वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री तो वॉलेंट्री एक्शन है वो बेटा किस पर डिपेंड करती है? सेरेब्रम। बात समझ में आ गई? तो वॉलेंटरी जो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है बेटा सेरेब्रम पर डिपेंड करती है। फिर नेक्स्ट आता है सेंसरी नर्व एंडिंग फाउंड इन द अल्वेओलाई वॉल। मतलब क्या है भाई इसका? कि अगर हम बात करें कि जस्ट ऐसे पोजीशंस होते हैं जो ब्लड कैपिलरीज के साथ अटैच होते हैं अल्वेओलर वॉल से, यानी अल्वेओलर वॉल और आपका अल्वेओलर वॉल के साथ ब्लड कैपिलरीज जो अटैच होगी वो किससे अटैच होती है? जे रिसेप्टर। याद रखिए जी रिसेप्टर। ठीक है, तो जे रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट क्या हो गया भाई? जे रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट ये हो गया कि वो नर्व एंडिंग फाउंड इन द एल्वेओलर वॉल इन जंक्शन जो प्रेजेंट होगा, तो आप इनमें से क्या बोलेंगे? जे रिसेप्टर। क्लियर? अब बात कर लीजिए और फिर आता है हमारा लास्ट हियरिंग ब्रूनर रिफ्लेक्स जिसे कहते हैं। जो रिफ्लेक्सेस होता है वो मेडुलरी से होता है, रिफ्लेक्स। ठीक है, क्लियर? जो हमारे बैक बोन से जाकर कनेक्ट होता है। क्लियर? तो इस सब चीजों को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ठीक है, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया। चीजें हमने बता दी, कुछ चीजें जैसे रेजिन सेंटर मेडुलर, रेजिन सेंटर पॉन्स, कीमोसेंसिटिव एरिया रहेगा आपका जहां पर चेंज होगा, वॉलेंट्री सेंटर होगा, जे रिसेप्टर्स होंगे जो आपके एल्वेओलर वॉल और ब्लड कैपिलरीज करेंगे। इस तरीके से बेटा हमने रिस्पायरेशन अपना पूरा कंप्लीट कर दिया। जो टॉपिक था हमारा रिस्पायरेशन का यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। और अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्या? वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक या आप चैप्टर कह सकते हैं, वो चैप्टर होगा फिजियोलॉजी के बाद। यानी अब आप कहेंगे कि जो रिस्पायरेशन हो चुका है बेटा वो रिस्पायरेशन कंप्लीट हो गया है। और रिस्पायरेशन के बाद अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा बॉडी फ्लूइड्स। क्या आएगा बेटा? बॉडी फ्लूइड्स आएंगे। यानी आपको अब क्या पढ़ना है? बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना है। तो अब हमारा जो चैप्टर है तो चैप्टर 18 है। चैप्टर 18 है बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। ये चैप्टर हमको स्टार्ट बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अब बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करें तो भाई हमारे बॉडी में फ्लूइड्स कितने हैं, यानी ब्लड कंपोजिशन क्या है ये समझना है। ठीक है, तो ये देखते हैं पहले ब्लड देख लेते हैं। ब्लड क्या है हमारी बॉडी में? ब्लड दो पार्ट होते हैं ब्लड के। एक होता है जो व्हाइट पार्ट होता है जिसे बोलते हैं प्लाज्मा। ये आपका अबाउट 55 50 से 55% होता है। 50-55% मुझे दिखती है। ठीक है,
50 से 55% या कहीं 55 से 60% भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, फिर आता है आपका फार्म, अलग अलग होते हैं, कार्बोसिल्स आते हैं, ब्लड कार्बोसिल्स, ठीक है, ब्लड कार्बोसिल्स आएंगे। ये कितना परसेंट बचेंगे? ये 55 है, 45% हो जाएंगे, 45% हो गए। अब सिंपल सी बात है, प्लाज्मा में क्या कंटेंट होता है ये समझो भाई। प्लाज्मा होता है वाटर, यानी 55% का 75% वाटर, क्लियर? 75% सॉरी 90%, 90 से 95%। फिर प्रोटीन्स होंगे, फैट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, और प्रोटीन होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे कुछ,